विद्यार्थी मित्र हो, नमस्कार. मी LD ढगे आमच्या इनोव्हेटिव्ह यू पब्लिकेशनच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्र हो, आपणास माहीतच आहे की सध्या आपण MCQ ची टॉपिक निहाय व्हिडिओ सिरीज पाहत आहोत. मागील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 10 सेल्स व बॅटरी यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQज पाहिले. पुन्हा एकदा आज आपणासमोर आमच्या पब्लिकेशनचे लेक्चरर शेख हैदर सर घेऊन आले आहेत आपले 11वे युनिट बेसिक वायरिंग प्रॅक्टिस यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQज. विद्यार्थी मित्र हो, हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या IVVP ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करण्यास विसरू नका. चला तर मग पाहूयात आपले 11वे युनिट बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस यावरील MCQज. पहला सवाल है, हाउ द कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड, यानी कंड्यूट पाइप को हम किस तरह से स्पेसिफाइड करते हैं और किस तरह से निर्देशित करते हैं, यानी उसका साइज किस तरह से हम उसका डिफाइन करेंगे. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए लेंथ इन मीटर, ऑप्शन नंबर बी वॉल थिकनेस इन मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इनर डायमीटर इन मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी आउटर डायमीटर इन मिलीमीटर. अब जब भी हम किसी कंड्यूट पाइप का साइज स्पेसिफाइड अगर हमको करना है तो हमको ये देखना है कि साइज कितना है उसकी, और उसकी साइज हम डिफाइन करेंगे उसकी इंटरनल डायमीटर कितनी है. कोई भी कंड्यूट पाइप का इंटरनल डायमीटर कितना है, और डायमीटर जितनी बड़े होंगे उतनी कंड्यूट पाइप की साइज क्या होगा, कम होगा. जितना डायमीटर छोटा होगा उतना कंड्यूट पाइप का क्या होगा, साइज छोटा होगा. जैसा एग्जांपल के तौर पे अभी हमारे पास यहाँ पे दो कंड्यूट पाइप है और दोनों का डायमीटर, सपोज इसका डायमीटर D1 बोले, इसका डायमीटर हमने D2 बोले. अब यहाँ पे ऐसा हमको क्लियरली और साफ साफ दिख रहा है कि D1 क्या है, D2 से बड़ी डायमीटर है, इसलिए D1 यानी ये पाइप की साइज भी बड़ी हो गई. इसके डायमीटर छोटे है तो पाइप की साइज भी छोटी हो गई. और हम इसी तरह जब भी हम किसी भी कंड्यूट पाइप का साइज डिफाइन करेंगे तो हम देखेंगे उसकी आउटर डायमीटर इन मिलीमीटर. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आउटर डायमीटर इन मिलीमीटर, सही आंसर. अगला सवाल है, विच इलेक्ट्रिकल एसेसरीज बिलोंग टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज. अब ऑप्शन नंबर ए फ्यूज, ऑप्शन नंबर बी सीलिंग रोज, ऑप्शन नंबर सी इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन नंबर डी पेंडेंट लैंप होल्डर. अब यहाँ पर जब भी हम अलग अलग इलेक्ट्रिकल एसेसरी देखते हैं तो सभी इलेक्ट्रिकल एसेसरी को हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. जैसे एग्जाम्पल तौर पे फ्यूज है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया वाला है सीलिंग रोज है, और इंटरमीडिएट स्विच और पेंडेंट होल्डर है. अब कुछ एसेसरी हम क्या करते हैं, सेफ्टी एसेसरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और कुछ जनरल कैटेगरी में आते हैं, कुछ कंट्रोलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं तो कंट्रोलिंग कैटेगरी में आते हैं. अब यहाँ पे हमको पूछा गया कि जनरल कैटेगरी में कौन सा एसेसरीज है. अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है फ्यूज है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारे पास फ्यूज आता है सेफ्टी कैटेगरी में, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा. ऑप्शन नंबर बी सीलिंग रोज आएगा जनरल पर्पस के लिए, जनरल पर्पस कैटेगरी में, तो सीलिंग रोज जो एसेसरी आएगा वो काय में आएगा, जनरल पर्पस कैटेगरी में. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीलिंग रोज. अगर अब हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, इंटरमीडिएट स्विच क्या है, स्विच से हम कोई भी लैंप बंद या चालू करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, कोई भी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो जो इंटरमीडिएट स्विच है ये कौन सी एसेसरी होगा, कंट्रोलिंग एसेसरी. और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कौन सा है, पेंडेंट लैंप होल्डर. तो पेंडेंट लैंप होल्डर जो लैंप होल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर जाता है, तो ये आएगा होल्डिंग कैटेगरी में, यानी होल्डिंग एसेसरी में. अब फ्यूज को, जैसा ऑप्शन नंबर ए फ्यूज होगा हमारे पास सेफ्टी एसेसरी, सीलिंग रोज जनरल एसेसरी में, इंटरमीडिएट स्विच कंट्रोलिंग एसेसरी, और पेंडेंट लैंप होल्डिंग एसेसरी. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था जनरल कैटेगरी में कौन सा एसेसरी है, तो कौन सा एसेसरी है, सीलिंग रोज. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीलिंग रोज. अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ELCB. ELCB का पर्पस क्या है और ELCB हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं. ऑप्शन नंबर ए डिटेक्ट फॉल्ट इन सर्किट, ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर द रेसिडुअल करंट, ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम ओवरलोड, ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट. अब यहाँ पर ELCB पूछा गया हमको कि ELCB किस लिए काम करता है और किस लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ELCB का फुल फॉर्म होता है
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और यह क्या करता है, रेसिडुअल करंट क्या करता है, मॉनिटर करता है सर्किट में कहाँ लीकेज करंट आ रहा है, और वो लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे पास सही आंसर, मॉनिटर द रेसिडुअल करंट। अगला सवाल है, व्हाई ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग मोस्ट सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यानी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए ट्री सिस्टम वायरिंग ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और ज़्यादातर ट्री सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इजी लोड बैलेंसिंग, ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर सी ऑफर मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन नंबर डी इजी इन फॉल्ट फाइंडिंग विथ मेनी फ्यूज। अभी देखिए, जब भी ट्री सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ट्री सिस्टम वायरिंग की, तो ट्री सिस्टम वायरिंग में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर के पाइप्स क्या करते हैं, पट्टियाँ से लेते हैं। इसका इस्तेमाल हम बस बार के तौर पर करते हैं, और बस बार क्या करते हैं, हम उसको पर्टिकुलर लोकेशन तक हम उसको करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बस बार। जो बस बार कैसे बना रहता है हमारे पास, कॉपर और एल्यूमिनियम का, और उस पर जो स्पेसिंग रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, फॉल्ट फाइंडिंग जो रहता है वो आसान जाता, क्योंकि बहुत सारे फ्यूजेस भी लगे रहते। तो जब भी हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर हम क्या कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ट्री सिस्टम वायरिंग। क्यों कि वहाँ पर फॉल्ट फाइंडिंग क्या होता है, आसान होता है, मतलब लोकेशन ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग वेरी इजी। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर, इजी इन फॉल्ट फाइंडिंग विथ मेनी फ्यूजेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग का एडवांटेज यानी फायदे क्या है। ऑप्शन नंबर ए इजी टू मेंटेन, ऑप्शन नंबर बी वेरी लेस वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन नंबर सी हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर। अगर कंसील्ड जो वायरिंग रहती है, कंसील्ड वायरिंग क्या करता है, वायरिंग को पूरी तरह क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, क्योंकि पूरी तरह क्या होता है, कवर हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ लैम्प होल्डर इज यूज फॉर लैम्प्स अबाउट 300 वैट्स, मतलब 300 वैट्स से अगर ज़्यादा वैट का अगर लैम्प होता है तो उसके लिए कौन से टाइप का होल्डर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा है एडिसन स्क्रू होल्डर। अब एडिसन स्क्रू होल्डर जो है उसका इस्तेमाल हम 200 to 300 वैट के लैम्प के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर कोई अगर रेंज है हमारा 200 से 300 के बीच में, इससे ऊपर नहीं। अब अगर क्वेश्चन क्या पूछा है, अबाउ 300 से ऊपर। और दूसरा ऑप्शन है गोलित स्क्रू होल्डर। अब गोलित जो स्क्रू होल्डर है इसका इस्तेमाल हम जब भी कोई लैम्प 300 वैट से अगर ज़्यादा उसकी अगर कैपेसिटी रहती है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, गोलित स्क्रू होल्डर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलित स्क्रू होल्डर। अगला सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ एल्यूमिनियम अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज इन सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर की साइज क्या होनी चाहिए फॉर डोमेस्टिक अप्लायंसेस, यानी सिंगल फेज डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए। ऑप्शन नंबर ए 3.5 स्क्वायर मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 स्क्वायर मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर। अब जब भी हम अगर एल्यूमिनियम का वायर इस्तेमाल करेंगे फॉर कंटिन्यूटी अर्थ कंडक्टर के लिए, यानी कंडक्टर के लिए कौन सा वायर का कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें, एल्यूमिनियम का। तो आप जब भी अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो हमें सिंगल फेज डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर का साइज होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर सही आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। ऑप्शन नंबर ए 1.1, ऑप्शन नंबर बी 1.4, ऑप्शन नंबर सी 2.1, ऑप्शन नंबर डी 2.5। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूजिंग फैक्टर की। फ्यूजिंग फैक्टर जो रहता है वो क्या रहता है, एक रेशियो है। क्या है, रेशियो किसका, मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट टू रेटेड करंट। अब यहाँ पर अगर मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट क्या होता है कि जिस करंट पर फ्यूज एलिमेंट हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा। और रेटेड करंट क्या होता है कि रेटेड करंट क्या होता है, वो फ्यूज एलिमेंट से
मैक्सिमम करंट फ्लो होने वाला विदाउट गेटिंग ओवरहीट और डैमेज ऑफ फ्यूज एलिमेंट। यानी फ्यूज एलिमेंट ना गर्म होना, ज्यादा गर्म ना होना और ना ब्रेक होते हैं, उसमें से मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है, हम क्या बोलते हैं उसको, रेटेड करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज एलिमेंट। अब जो फ्यूजिंग फैक्टर है क्या है हमारा, रेशियो है किसका, फ्यूजिंग करंट टू रेटेड करंट, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 1.4 टू 1.7 के बीच में, 1.4 टू 1.7 के बीच में, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर बी 1.4 सही आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर के वायर पर टीन कोटिंग का पर्पस क्या है। ऑप्शन नंबर ए विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज द फ्यूजिंग फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब हम जब भी किसी कॉपर वायर पे टीन का कोटिंग करते हैं तो किस लिए करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, यानी यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर, यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ एसेसरी ऑफ फ्यूज इज कम अंडर, यानी फ्यूज जो है ये कौन से टाइप की एसेसरी में आता है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोलिंग एसेसरीज, ऑप्शन नंबर बी होल्डिंग एसेसरीज, ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी एसेसरी, ऑप्शन नंबर डी आउटलेट एसेसरी। फ्यूज का इस्तेमाल हम प्रोटेक्शन यानी सेफ्टी पर्पस के लिए करते हैं, इसलिए जो फ्यूज है वो फ्यूज होगा सेफ्टी एसेसरी में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर सेफ्टी एसेसरी। अगला सवाल है, विच प्लेस द ट्री सिस्टम वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल, यानी ट्री सिस्टम वायरिंग का इस्तेमाल हम किस जगह पर और किस वायरिंग सिस्टम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लूज वायरिंग, ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्रियल वायरिंग, ऑप्शन नंबर सी डोमेस्टिक वायरिंग, ऑप्शन नंबर डी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। अब हम ट्री सिस्टम जो है, तो ट्री सिस्टम में कैसा रहता है, एल्यूमिनियम पट्टी का इस्तेमाल करके हम इसमें बस बार बनाते हैं, और ये बस बार क्या करते हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी ट्री सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादातर आमतौर पर हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ AWG। AWG का पूरा विस्तारित नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन वायर गेज, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन वायर ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन वायर ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन वायर गार्ड। AWG इसका विस्तारित और फुल फॉर्म जो है वो है अमेरिकन वायर गेज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ MCB, यानी MCB का विस्तारित नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए माइन्यूट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर ए माइन्यूट कंट्रोल ब्रेकर, ऑप्शन नंबर बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर डी मिनिमम करंट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम करंट ब्रेकर। अब यहाँ पर MCB का फुल फॉर्म बताना है हमको। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला सवाल है, व्हाई द लूप बैक यानी लूप इन मेथड प्रीफर इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, यानी लूप इन सिस्टम का इस्तेमाल डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इजी टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी नो सेपरेट जॉइंट्स आर यूज, ऑप्शन नंबर सी मोर नंबर ऑफ टैपिंग कैन बी टेकन, ऑप्शन नंबर डी मोर नंबर ऑफ सब सर्किट कैन बी मेड। अब यहाँ पर जब भी हम लूप इन सिस्टम का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स हम अवॉइड कर सकते हैं आसानी से, हमको एडिशनल जॉइंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम जो जॉइंट्स है वो जॉइंट कहाँ से, एसेसरी से निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर होगा, नो सेपरेट जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड और नो सेपरेट जॉइंट्स आर यूज, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज अबव 100 एम्पियर करंट रेटिंग, यानी 100 एम्पियर करंट रेटिंग के ऊपर अगर करंट सर्किट में फ्लो होता है उस लिए कौन से टाइप का सर्किट ब्रेकर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB, ऑप्शन नंबर बी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी ELCB, ऑप्शन नंबर सी मॉड्यूल केज सर्किट ब्रेकर यानी MCCB, ऑप्शन नंबर डी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर यानी RCCB।
अब जब भी अगर 100 एम्पियर से अगर ऊपर अगर रेटिंग अगर होती है तो वहाँ पर हम मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, यानी MCCB। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय L सीरीज MCB, यानी L सीरीज MCB से हम कौन से टाइप का लोड को प्रोटेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए मोटर, ऑप्शन नंबर बी गीजर, ऑप्शन नंबर डी हैंड टूल, ऑप्शन नंबर डी एयर कंडीशनर। अब यहाँ पर L सीरीज जो MCB है उसका इस्तेमाल हम रेजिस्टिव लोड प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर रेजिस्टिव लोड का एग्जांपल हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी गीजर। इसलिए L सीरीज MCB से हम गीजर टाइप के लोड को हम आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गीजर। तर विद्यार्थी मित्र हो, अशा प्रकारे आज आपण युनिट क्रमांक 11 बेसिक वायरिंग प्रॅक्टिस या चॅप्टरवरील काही महत्त्वपूर्ण MCQज पाहिले। पुढील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 12 वायरिंग इन्स्टॉलेशन व अर्थिंग या चॅप्टरवरील काही महत्त्वपूर्ण MCQज पाहणार आहोत। तेव्हा भेटूयात डे आफ्टर टुमारो एका नवीन माहितीसह। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या IVVP ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची माहिती आपणास मिळेल। धन्यवाद।